कोई बात नहीं। राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज 3-4-5 दिन के बाद शायद मैं आपके पास आ पा रहा हूँ। शाश्वत हिंदू संगठन के लिए मंदिरों को सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर शक्ति केंद्र के रूप में विकसित करना, खड़े करना, आज जो चुनौती है, जो संकट है, उसके निराकरण के लिए, उसके मुकाबले के लिए देश भर में भ्रमण कर रहा हूँ। उसी निमित्त हरिद्वार गया था, कुछ संतों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, उनसे इस विषय का विचार विमर्श करने के लिए। 2 बार पहले भी गया हूँ, ये तीसरी बार गया था। देश के अंदर सब प्रकार के जागरूक लोगों को अपना दायित्व निभाना होगा, अपने जागरूक होने का प्रत्यक्ष जमीन के ऊपर कुछ कर दिखाने का संकल्प करना होगा। यही स्मरण कराने के लिए मैं चला रहता हूँ। कल रात को आया हूँ। चलिए इस राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से हम अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात वो क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, नायक, नायिकाएं, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए जो निछावर हो गए, सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया, कहीं भी। और हमें जो बताया गया आजादी किसने लेके दी है, वो बहुत बड़ा मजाक है। 2 नाम बोले जाते हैं जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, और कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बड़ा मजाक है। चलिए इसकी चर्चा तो हम समय समय पर करते रहते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से बीच बीच में मैं उन क्रांतिकारियों को दे रहा था जिनके बारे में मेरे पास सामग्री उतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि उनका बलिदान तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है ना, उनका बलिदान तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का मालिक है ना। चलिए आज हम कुछ 3 ऐसे नवयुवकों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ राष्ट्रगाथा चैनल में, उसी पंक्ति के साथ, उसी श्रृंखला के साथ जोड़ रहा हूं। 3 नाम देखिए जरा ये क्या कर रहे हैं। 3 युवक क्रांतिकारी कलकत्ता के एक पार्क में बैठे हुए गोपनीय मंत्रणा कर रहे हैं। उन तीनों के बीच बिछे हुए अखबार पर चने और मुरमुरे भी बिखरे पड़े हैं, रखे गए हैं। तीनों उनको खा भी रहे हैं, दाएं बाएं से पूरी नजर भी रख रहे हैं, देख रहे हैं। और वो तीनों जो नौजवान हैं वो कौन हैं? एक श्री दिनेश गुप्त, एक दूसरे श्री सुधीर गुप्त और तीसरे श्री विनय बोस। अब ये तीनों इस प्रकार से बैठे हैं कलकत्ता के एक पार्क में। जब कोई नजदीक से निकलता तो विषय बदल देते। हाँ, ये चने भाई बहुत अच्छे हैं, पर ये मुरमुरे तो कोई ऐसे ही हैं, कुछ भी विषय बदल देते थे, लोगों को ये न पता चले कि ये बड़ी गहरी मंत्रणा कर रहे हैं। अब मंत्रणा क्या कर रहे थे वो? सुधीर गुप्त का ये विचार सामने उन्होंने लाया दोनों के सामने कि भाई हमने हथियार लूटकर हथियारों का प्रबंध तो कर लिया है, पर अब प्रतीक्षा इस बात की है कि क्रांतिकारियों के दुश्मन जेल का महानिरीक्षक कर्नल NS सिम्पसन को मौत के घाट उतारा जाए शीघ्र। कर्नल
एना सिम्पसन। विनय बोस ने टिप्पणी की, भाई हाँ ये बात तो ठीक है कि जल्दी मारा जाए, पर उसको कहाँ मारा जाए? उसके बंगले में या ऑफिस में, कार्यालय में? और चर्चा चल रही थी कि इसको तो शीघ्र मारना इसलिए भी जरूरी है कि उसने जेलों को नारकीय जीवन में परिवर्तित कर दिया है। क्रांतिकारियों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और यही वो दुष्ट है, कर्नल एना सिम्पसन। हाँ, कहाँ मारा जाए? बंगले पर मारेंगे तो वहां पर पहरेदार बहुत होते हैं और शिकारी कुत्ते भी हैं, इस कारण से थोड़ा कठिन रहेगा। ऑफिस जो राइटर बिल्डिंग में है वहां पर और ऑफिस भी है, जो इसका ऑफिस है वहां पर और ऑफिस भी है। इसके कार्यालय के साथ और भी कई कार्यालय हैं, लोग अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। और यदि हम अंग्रेजी लिबास पहनकर वहां पहुंचते हैं कोई हमें पहचान भी नहीं सकेगा। विनय बोस का प्रश्न था कि चलो ये हो गया, हम पहुंच भी जाएंगे, लेकिन कर्नल सिम्पसन को मारने के बाद यदि हमारा पीछा हुआ तो हम क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर सुधीर गुप्त ने ही दिया। उन तीनों में सुधीर गुप्त कुछ ज्यादा अनुभवी थे, ऐसी छोटी मोटी घटनाओं में वो भाग ले चुके थे। उसने क्या बोला सुधीर गुप्त ने? जो तनिक भी कोई व्यक्ति हमारे अवरोध में दिखाई दे तो उस पर गोलियां चला दो। जो भी अवरोध आता जाए गोलियां चलाते जाओ, निकलते जाओ, चले भागते जाओ। और गोलियां यदि करते चलते चलते दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाए तो अंतिम गोली अपने आप को मार दो, स्वयं को समाप्त कर दो। ऐसा सुनते ही विनय बोस ने कहा, भाई इस तरह तो हम फिर आत्महत्या करेंगे। लेकिन दिनेश गुप्त ने इसका उत्तर दिया, नहीं भाई, क्रांतिकारी जो स्वयं मरता है उसको आत्महत्या नहीं बोलते भाई। कायरता से स्वयं को मारने वाला व्यक्ति ही आत्महत्या करता है। और वो क्रांतिकारी अगर इसलिए मरता है, स्वयं को मारता है, वो क्यों मारता है? दल पकड़े जाने पर दल के भेद ना खुल जाएं। कभी कभी कुछ लोग, कुछ क्रांतिकारी बहुत अत्याचार पुलिस के होने के बाद कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण थे पीछे, अपवाद के रूप में ही सही, वो फिर मुखबिर भी बन जाते हैं। कभी कभी कोई कोई तो मार लेगा तो वो भी स्कोप नहीं रहेगा। और स्वयं को इस प्रकार से मारने का मतलब आत्महत्या नहीं है। पुलिस से बाकी साथियों को बचाना, पूरी मोमेंट को बचाना, और वो हमारे शस्त्रों को भी ना, और हमारे किसी भी चीज को ना, वो बाद में भी छापा मार सकें, ले सकें। कभी ना कभी कोई ना कोई बात निकल जाती है, तो इसलिए स्वयं को समाप्त करो। अब कर्नल सिम्पसन को मारने की योजना, इस योजना को उन तीनों ने अंतिम रूप दे डाला। तीनों क्रांतिकारी 8 दिसंबर 1930 को टाई सहित पूर्ण अंग्रेजी लिबास पहनकर दिन के 11:30 बजे राइटर बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां अन्य कार्यालय भी थे, चहल पहल थी, हर प्रकार की चहल पहल थी। ये भी उसमें घुस गए, अंग्रेजी वस्त्र में, अंग्रेजी लिबास में। हाँ,
इनका टारगेट तो कर्नल सिम्पसन का कार्यालय था। उसके सामने पहुंच गए। वहां जो खड़ा पहरेदार था, जो भी द्वारपाल होगा, उसको अंदर जाने के लिए कहा। तो उसने एक पर्चियों का गुच्छा जो टंगा हुआ था, एक गुच्छा निकाला, एक पर्ची निकाली, कहा कि इस पर भाई अपने नाम दाम लिख दो। अब अंग्रेजी एड्रेस तो थी ही, कोई शक नहीं हुआ, पर इनसे इतना भी नहीं हुआ भाई। और उस पर्ची को लेते ही पैरों तले कुचल कर, धक्का मारकर, उसको वहीं पर धक्का देके एक पीछे करके कर्नल सिम्पसन के कार्यालय में घुस गए। 1 2 3 वहीं पर उसको धाराशायी कर दिया। वहां से निकल के एकदम भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं, अन्य कार्यालयों में कोई और अगर बैठे हैं तो उनको भी देखा जाए, उनका भी काम तमाम किया जाए। अब कुछ तो हो, अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। हाँ, रास्ते में उनको कृषि विभाग का कार्यालय आया और कई कार्यालय आए। वित्त विभाग के कार्यालय के बाहर खड़े द्वारपाल से पूछा कि भाई साहब अंदर है। वो कुछ समझ गया था, कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई थी, कुछ थोड़ी बहुत हलचल भी हो गई थी। अभी तक तो उसको अंदर मारा था, इसलिए को बहुत ज्यादा नहीं पता लगा था। पर वो द्वारपाल जो जिसको धक्का दे के पीछे किया था और उसने अपने सामने उसको मरते देखा था, कर्नल सिम्पसन को, उसने शोर कर दिया था। पर तो भी ये ऐसे नहीं भागना चाहते थे, ये 2 3 4 को और मारना चाहते थे, अंग्रेजों को। तो अब उस वहां तो क्रांतिकारियों ने अपने नाम धाम क्या बचाने थे, वहां तो एकदम जो किया। लेकिन वित्त विभाग के बाहर खड़े पहरेदार को थोड़ा सा लगा कि भाई गड़बड़ है। नहीं नहीं, हमारे साहब अंदर नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकले हैं, इंस्पेक्शन पर गए हैं, आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप बैठिए। वो सब जानता था पहरेदार, लेकिन उसने साहब को इस प्रकार से बचा लिया। इस प्रकार से उसने बड़ी सूझबूझ से उस अंग्रेज साहब को बचा लिया। क्रांतिकारियों का समूह 1 2 नहीं, सारे दफ्तरों को पार करता हुआ पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय को भी पीछे छोड़ दिया उसने। जब तक पुलिस अलर्ट होती, ये बरामदे के आखिरी कोने पर पहुंच चुके थे। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बाहर निकला और उसने अपने रिवॉल्वर से क्रांतिकारियों पर कुछ गोलियां चलाई, लेकिन वो निशाने बेकार गए। एक सार्जेंट वहां खड़ा हुआ था, उसने साहब के एक हाथ से रिवॉल्वर लेकर कुछ और गोलियां छोड़ी, लेकिन वो भी बेकार गई, इधर उधर जा गिरी। अब बारी थी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की। उसने भी क्रांतिकारियों पर अपने रिवॉल्वर से गोलियां छोड़ी, पर एक भी क्रांतिकारी को छू नहीं सकी। उन लोगों के निशाने वास्तव में इसलिए चूक रहे थे कि भागते भागते क्रांतिकारी लोग भी उन पर गोलियां छोड़ रहे थे। आगे भाग रहे थे, पीछे गोलियां छोड़ रहे थे, और गोलियां चलाने वाले जो दूसरे थे इंस्पेक्टर, वो भी अपने आप को बचाने के चक्कर में निशाना उनका भी चूक रहा था। ऐसे सब पुलिस इंस्पेक्टर और पीछा करने वाले क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारी आगे निकल के वो सब पीछे छूट गए। लेकिन क्रांतिकारी लोग पासपोर्ट के दफ्तर में जा घुसे। वहां खड़े हुए एक विदेशी यात्री तथा एक बाबू को धक्का देकर उन्होंने एक और कर दिया, और उसे अपने रिवॉल्वरों, उस समय अपने रिवॉल्वरों में कारतूस भर दिए। कारतूस खत्म हो रहे थे, लेकिन थे, भरने तो पड़ने थे, वो समाप्त हो गए थे जो अंदर थे। अब वे उस चौड़े बरामदे में से आगे की ओर भागे। वहां से निकल के आगे न्याय विभाग का कार्यालय था। जुडिशियल सेक्रेटरी ये देखने के लिए बाहर निकला कि मामला क्या है। क्रांतिकारियों में से एक ने सेक्रेटरी पर गोली छोड़ दी और उसकी जांघ में जाके गोली घुसी। वह लंगड़ाता हुआ, घसीटता हुआ
बचने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इस समय तक तीनों क्रांतिकारी भागते भागते बरामदे के आखिरी कमरे में पहुंच चुके थे। उस कमरे में जो लोग थे उन्होंने अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच लाल बाजार थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और उसने क्रांतिकारियों को उस कमरे में घेर लिया। घेरने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। पुलिस दल के एक सिपाही को ये कठिन काम दिया गया कि वो झुक झुक करके जाकर के देखे, क्योंकि एक समय आया जब क्रांतिकारियों की ओर से गोलियां चलना बंद हो गई। और वो पुलिस वाला खिड़की से जब देखने गया और उसने क्या देखा कि गोलियां नहीं चल रही, क्रांतिकारियों की ओर से गोलियां ना चलते देखकर जो उसने देखा वो क्या देखा, जो पुलिस दल को उसने बताया कि वो क्रांतिकारियों की गोलियां समाप्त हो गई थी और योजना के अनुसार उन्होंने स्वयं को समाप्त करने का उपक्रम कर डाला। जो सोचा था, जैसे सोचा था, कुर्सी पर बैठे हुए लुढ़का हुआ क्रांतिकारी सुधीर गुप्त था। 2 रिवॉल्वर और कुछ कारतूस टेबल पर पड़े हुए थे। उसकी जान निकल चुकी थी सुधीर गुप्त की। और भी ऐसे ये संघर्ष कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी और 2 साथी थे, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन 3 नौजवानों की बहादुरी की गाथा, कमाल का कारनामा। और जो कर्नल सिम्पसन को तो मारने में ये सफल हो गए, परंतु बहुत बड़ा पंगा था कि पूरे राइटर बिल्डिंग में सारे ऑफिसर्स को चुनौती देने का सोचा हुआ था। उसमें आखिर में ये बलिदान तो होना ही था। सुधीर गुप्त का बलिदान मैंने आज आपके सामने रखा, लेकिन हाँ, और बलिदान भी इन दोनों के, सुधीर गुप्त को भी जब देखा तो सांस था लेकिन लुढ़का पड़ा था। ऐसे ही उन दोनों के भी सांस थे। आगे क्या होता है ये कल के एपिसोड में हम देखेंगे। इन 3 क्रांतिकारियों का, 3 युवक क्रांतिकारियों का कलकत्ता के ग्रीन पार्क में बैठ कर के जो कुछ देर पहले चने और वो एक दिन पहले चने और मुरमुरे खा रहे थे, योजना बना रहे थे, तो किस प्रकार से वो 8 दिसंबर 1930 को इस योजना को साकार करने के लिए जान हथेली पर लेकर आ गए और क्या क्या हुआ है उसका कुछ अंश मैंने आपको बताया है। बाकी का आपके सामने कल लाने का प्रयास करूंगा। इन अज्ञात क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं जानता वास्तव में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, वास्तव में जिन्होंने भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटवा लिया, उनका नाम कहीं नहीं। उनका नाम आज की पीढ़ी के सामने लाना, ऐसे पुरखों को, पूर्वजों को जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो बलिदान हुए, उनको एक प्रेरणा केंद्र के रूप में पेश करना, ये एक प्रयास मेरा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।